वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के सब्जेक्ट से रिलेटेड सिलेबस गाइडेंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उन पर बात करेंगे, टेस्टिंग लेवल, प्रोफिशिएंसी लेवल और वेटेज ग्रिड के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस के टॉपिक्स में देखें तो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो कि चैप्टर 10 एंड 11 दो चैप्टर्स मिलाकर कवर होती है। और ये टेस्टिंग लेवल 2 का टॉपिक है। टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब है कि 20 मार्क्स तक का इस पे क्वेश्चन सेट हो सकता है। फिर गुडविल इन बिजनेस कम्बिनेशन और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का कॉन्सेप्ट है, और फिर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये बेसिकली तीनों मिलाकर एक ही टॉपिक बनता है, और ये दो चैप्टर हैं 12 एंड 13, कंसोलिडेशन और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के, वो इसमें कवर होते हैं। और इस पे वैसे तो अब देखें तो दो टेस्टिंग लेवल 2 लिखे हुए हैं, और एसोसिएट जो है वो टेस्टिंग लेवल 1 पर है। क्योंकि एसोसिएट पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो ये होता है कि एडजस्टमेंट वगैरह होती है कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के अंदर, या फिर अलग से अगर कोई एरर्स वगैरह हों और उस पर अकाउंटिंग करनी हो तो वो भी क्वेश्चन होता है। तो इस पे टेस्टिंग यानी एक समझ लें कि अगर इन टॉपिक्स की बात करें तो अराउंड 30 मार्क्स का पेपर इन टॉपिक से सेट होता है। जहाँ तक बात है प्रोफिशिएंसी लेवल की, तो प्रोफिशिएंसी लेवल का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे टॉपिक्स में आप देख रहे हैं कि प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है, जिसका मतलब ये है कि लर्निंग आउटकम जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पे टेस्ट होंगे, यानी बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं टेस्ट हो रहे होंगे और बिल्कुल बेसिक भी नहीं, इंटरमीडिएट दरमियाना लेवल है। और इसमें मॉडरेट लेवल ऑफ एम्बिग्विटी, कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी होगी। पीआरसी लेवल पर जब आप डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ रहे होते हैं तो तब अमूमन लो लेवल ऑफ एम्बिग्विटी होती है, लेकिन जब आप कैफ लेवल पर आते हैं तो मोस्टली टॉपिक P2 लेवल के हैं, जहाँ पे मॉडरेट लेवल ऑफ एम्बिग्विटी, कम्प्लेक्सिटी एंड अनसर्टेनिटी होती है। इसके बाद जो सेकंड एरिया है, इसके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक है, जो कि 8 मार्क्स तक टेस्ट हो सकता है, चैप्टर 5 है। लीजेस का टॉपिक बहुत एग्जामिनर का फेवरेट है, और ये 20 मार्क्स तक का एग्जामिन हो सकता है, चैप्टर 6। इंटेंजिबल एसेट, और इसमें एक इंटरप्रिटेशन भी है वेबसाइट कॉस्ट की, ये 20 मार्क्स तक का टेस्ट हो सकता है, लेकिन अमूमन 8-10 नंबर का क्वेश्चन या 15 नंबर का क्वेश्चन इस पर कॉमन है, चैप्टर 1 है। और एग्रीकल्चर से जो है वो कुछ ना कुछ MCQs या 2-4 नंबर के किसी न किसी वे में टेस्टिंग हो रही होती है, ये चैप्टर 3 में टेस्टिंग लेवल 1 का टॉपिक है। ये अगर हम इन 4 चैप्टर्स की बात करें तो ये 25 से 35 मार्क्स के हैं ये भी। अच्छा, अब यहां पर ये नोट करें कि ऊपर भी 4 चैप्टर थे, और वो भी 25 से 35 मार्क्स की रेंज में, और ये भी 25 से 35 मार्क्स की रेंज में। इसके बाद हमारा थर्ड एंड लास्ट पोर्शन आ जाता है एथिक्स का, जो कि अमूमन टेस्टिंग लेवल 1 का टॉपिक है, और 2, 4, 5 नंबर का अब एग्जामिन हो रहा है। पहले 6 to 8 मार्क्स का कॉमन था। ऑपरेटिंग सेगमेंट पे 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर अब देख रहे हैं कि MCQs में एग्जामिन हो रहा है 2 से 3 नंबर के लिए। IS-10 और IS-37 ये एक ही चैप्टर में कवर होते हैं, चैप्टर 2 के अंदर। दोनों टेस्टिंग लेवल 2 टॉपिक हैं, इन पर बड़े क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और बाजू का छोटे क्वेश्चंस भी आते हैं। IFRS 15 है, टेस्टिंग लेवल 2 का टॉपिक है, 20 मार्क्स का, चैप्टर 4 में कवर होता है। टॉपिक टेक्निकल भी है और अक्सर एग्जाम में टेस्ट हो रहा होता है। इसी तरीके से इनकम टैक्सेस का जो टॉपिक है, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है। तो ये दो टॉपिक काफ़ी एग्जामिन हो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये भी टेस्टिंग लेवल 2 टॉपिक है। और फिर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है, जो कि अमूमन हर पेपर में थोड़ी सी 2, 4, 6 नंबर की एग्जामिन हो रही होती हैं। अमूमन ये किसी और ट्रांजैक्शन के साथ मैच कर कर आता है, किसी और चीज़ की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, उस पर हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस के रूल्स भी अप्लाई करने होते हैं। तो ये ओवरऑल हमारे पास पोजीशन है। अगर इसमें अब आप नोटिस करें तो पहला ये जो सेक्शन है, ये 4 चैप्टर्स हैं, और ये तकरीबन आपका 30 मार्क्स का पेपर रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद 4 चैप्टर, चैप्टर 1, 3, 5 एंड 6, ये भी तकरीबन 30 मार्क्स के पेपर को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। और फिर जो आपके 6 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 4, 8, 7, 9 और 14, इनको मिलाकर तकरीबन 40 मार्क्स का पेपर सेट हो रहा होता है। तो ये वेटेज ग्रेड है कि किस एरिया में से कितने क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। वेटेज ग्रेड अमूमन
अगर हम पास्ट एग्जाम्स को देखें तो उनमें फॉलो की जा रही है। प्रोफिशिएंसी लेवल सब के सब में सेम है कि मॉडरेट लेवल ऑफ एम्बिग्विटी, कम्प्लेक्सिटी और अनसर्टेनिटी होगी। टेस्टिंग लेवल के टॉपिक जो हैं उसमें से जो टॉपिक हमारे लेवल 2 के हैं, जिनसे ज़्यादा बड़े क्वेश्चन और ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, वो ज़्यादा टॉपिक्स हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, गुडविल, कंसोलिडेशन, लीजेस, इंटेंजिबल एसेट्स, IS 10 एंड 37, रेवेन्यू और इनकम टैक्सेस। तो ये आपके, इनको भी कंबाइन कर लें कंसोलिडेशन में अगर, तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लेवल 2 के टॉपिक हैं, और बाकी टॉपिक्स जो हैं वो लेवल 1 पे एग्जामिन होते हैं। फर्दर आपको इस बात का ख्याल भी रखना है कि सिलेबस में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि तमाम टॉपिक जो असेस होते हैं अर्लियर स्टेज पे क्वालिफिकेशन के, उनको टेस्टिंग लेवल 1 पे टेस्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि PRC 4 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और FAR 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, इनसे रिलेटेड टॉपिक भी जो है वो 8 मार्क्स तक के एग्जामिन हो सकते हैं FR2 में। अब अमूमन ऐसा नहीं होता कि जी डायरेक्ट यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन का क्वेश्चन आ जाएगा या वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर नोट बनवा लेंगे। इनफैक्ट होता ये है कि जैसे इनकम टैक्स का क्वेश्चन आता है और उसमें जो है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कोई एडजस्टमेंट दे दी जाती है, या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड जो है वो एडजस्टमेंट्स गिवन होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स के साथ, एग्रीकल्चर वाले आइटम के साथ, तो वो डायरेक्ट तो ऐसा फुल फ्लैज क्वेश्चन पिछले टॉपिक्स पर अमूमन नहीं बनता। वो ये होता है कि जो अब टॉपिक्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए जहां ज़रूरी होता है तो उन प्रीवियस टॉपिक्स को एग्जामिनर जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को टैक्स के अंदर यूज़ किया जा सकता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टैक्स के अंदर तो हर टॉपिक ही तकरीबन जो है ना वो कनेक्ट किया जा सकता है, तो वो प्रीवियस टॉपिक्स भी कनेक्ट हो रहे होते हैं और कई मरतबा हो रहे होते हैं। तो इसको भी हमने जहन में रखना है। सिलेबस के लिए आप ये तमाम बातें जहन में रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।